राधे राधे प्रिय दर्शकों। प्लानिंग के हिसाब से जब मैंने अपने 8 साल के बेटे बबलू को हॉस्टल पहुंचा दिया है, तो अब मैं तुम्हारे पिताजी को ज्यादा दिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीमा अपने पति विशाल से यह बातें कह रही थी। महेश जी आज सुबह के वॉक करने के लिए नहीं गए थे। सीमा को लगा कि बाबूजी रोज सुबह सुबह गार्डन में वॉक करने चले जाते हैं, इसीलिए ये प्लानिंग मैं अपने पति से बता सकती हूँ। लेकिन आज महेश जी के घुटनों में दर्द था, जिसकी वजह से वह सुबह चलने के लिए गार्डन नहीं गए। महेश जी यह बातें सुनकर बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन उनके कदम कमरे के दरवाजे के अंदर ही रुक गए। तो फिर विशाल ने कहा, अरे सीमा, तुम अब ज्यादा टेंशन क्यों लेती हो? अब तो बाबूजी को रोकने वाला कोई नहीं है। एक बबलू ही तो था, जिसके चलते हम अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकते थे। हुआ ये था कि आज से 3 दिन पहले महेश जी का बेटा विशाल और उसकी बहू सीमा अपने 8 साल के बेटे को घर से निकाल कर हॉस्टल पहुंचा दिया। जब बबलू हॉस्टल जा रहा था, तो वह दादाजी को पकड़कर बहुत रोया और कहा, दादाजी, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे आप रोक लो। लेकिन महेश जी के बस में नहीं था कि वह अपने पोते को रोक लेते। तो बबलू गुस्से से रोते हुए कहा, दादाजी, मेरे माता पिता अच्छे इंसान नहीं हैं, ये पत्थर दिल है, पत्थर दिल। जब यह अपने 8 साल के बेटे को हॉस्टल भेज सकते हैं, तो दादाजी, यह लोग आपको भी घर से निकाल सकते हैं। दादाजी, अब आप अपना ध्यान रखना। मेरी बहू ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरी वजह से बबलू को अच्छे संस्कार नहीं मिलते। वह मेरे पास बैठता है, खेलता है, मेरे साथ खाता है, तो उसे बुरी आदतें लग गई है। अरे, मैं अपने जमाने में एक टीचर हुआ करता था, और मैं न जाने कितने बच्चों के भविष्य को सुधारा हूँ। उसके साथ साथ मेरी जमींदारी और खेती को भी मैंने इन्हीं हाथों से संवारा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ कमाया कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत मेरे बेटे और मेरे पोते को कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि वो लोग बिना काम करे भी खाएंगे, तो भी मेरी ही कमाई में 2 पुश्तों तक बैठकर खा सकते। मेरी पत्नी सारिका एक बिजनेसमैन की बेटी थी। वह मेरे स्कूल चले जाने के बाद घर में अकेले बोर हुआ करती थी। तो सारिका ने कहा कि मुझे कुछ बिजनेस करना है। तो उसके बिजनेस करने की बात पर मैंने उसे एक कपड़े का शोरूम डलवा दिया था। सारिका अपने पिता की शोरूम में हमेशा आती जाती थी। बिजनेस के बारे में सारिका को अच्छी जानकारी थी, इसीलिए सारिका ने अपने शोरूम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं स्कूल से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करता, पत्नी के शोरूम में बैठता, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरे रिटायर होने की 2 सालों के बाद ही मेरी पत्नी सारिका मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। नौकर चाकर के साथ मिलकर मैं अपने शोरूम को चलाता रहा, लेकिन एक दिन मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने कुछ महीनों के लिए आराम करने को बोल दिया। अब उसी शोरूम में मेरा बेटा विशाल जाने लगा, और वह बहुत ही जल्दी बिजनेस के तौर तरीके सीख गया। क्योंकि विशाल भी अपनी माँ के साथ शोरूम में कभी कभी बैठता था, लेकिन मेरे और मेरी पत्नी सारिका के काम करने की वजह से विशाल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे हम दोनों पति पत्नी ने कभी जोर देकर यह नहीं कहा कि बेटा तुम काम करो। हम दोनों ने उसे पढ़ा लिखा कर उसकी मर्जी के मालिक बना दिया था। मेरे दुकान में नौकर चाकर लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम कभी विशाल को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। लेकिन मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से विशाल को दुकान संभालना पड़ा। लेकिन विशाल दुकान क्या गया कि वह दुकान का मालिक बन बैठा, और आज विशाल
उस शोरूम में जब मैं गया तो मुझे यह कहकर वहां से भेज दिया कि पिताजी, अब इस शोरूम को मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब आप घर पर ही आराम कीजिए। लेकिन मेरा घर पर आराम करना मेरी बहू को ज्यादा दिनों तक पसंद नहीं आया, क्योंकि बहू अकेले घर पर स्वतंत्र रूप से जब चाहे जिससे बात करती, अपनी सहेलियों को बुला लेती या सहेलियों के साथ मार्केट, किटी पार्टी या घूमने जाती। लेकिन जब मैं घर पे रहने लगा तो इन सब चीजों पर बहू को ऐसा लगा कि प्रतिबंध लग गया है। इसीलिए उसने विशाल से मेरे बारे में कान भरना शुरू कर दिया, और उसने विशाल से यह भी कह दिया कि हमारा 8 साल का बच्चा तुम्हारे पिताजी की वजह से बिगड़ रहा है। और आज मेरी सजा, मेरी गुस्सा, बहू ने मेरे 8 साल के पोते को निकालकर उसे हॉस्टल भेज दिया। महेश जी यह बातें अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे कि अचानक से उनकी नजर घड़ी पर गई तो देखा कि 2 बज चुका है। अभी तक बहू ने खाना नहीं दिया। वहीं पर बबलू के कुछ खिलौने पड़े हुए थे तो महेश जी उन खिलौनों को लेकर अपने दिल से लगा लिए और फिर बबलू को याद करने लगे। लेकिन अब पेट की भूख भी उन्हें बेचैन कर रही थी। तो महेश जी बहू को आवाज देते हुए बोले, बहू, अभी तक कुछ बना हो तो दे दो, भूख बहुत लग रही है। तो सीमा ने कहा, बाबूजी, आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने खाना बनाया ही नहीं। फिर बहू मेरे पास 2 रोटी और कटोरी में दही लेकर आई, बोली, बाबूजी, सुबह मैंने विशाल के लिए टिफिन बनाया था, उसमें से यह 2 रोटियां बची है, यही आप खा लो, फिर मैं शाम को खाना बनाऊंगी। अभी मैं अपनी सहेली के किटी पार्टी में जा रही हूँ। आज हम सब औरतों का वही नाश्ता और खाना होगा। वैसे भी महेश जी को आज कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो महेश जी ने वही रोटी और दही देखा कि रोटी सूख चुकी थी, जो उनसे अब खाई नहीं जाती। पेट में भूख तो थी, लेकिन ये खाना देखकर भूख मर चुकी थी। महेश जी वहीं टेबल पर रोटी और दही पड़ा रहने दिए। फिर वह अपने पोते को याद करते हुए न जाने कब सो गए। शाम को जब विशाल लौटकर आया तो सीमा कह रही थी कि अब पिताजी से बात कर लो, पिताजी को जल्दी से जल्दी वृद्धा आश्रम भेज दो। अब मैं जब अपने बेटे को भेज दी हूँ तो मैं तुम्हारे पिताजी को भी सेवा नहीं करूंगी। विशाल ने कहा, हम कल सुबह ही पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। उनसे कहेंगे कि वृद्धा आश्रम में उनके उम्र के बहुत से लोग हैं, जहाँ उनका अच्छे से समय कट जाएगा, और वृद्धा आश्रम में हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे और सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। महेश जी आज अपने बेटे विशाल और सीमा की यह बातें सुनकर अचंभित रह गए। उनके तो पैरों तले से जमीन ही सरक गई कि मेरा बेटा और बहू मेरे लिए इस तरह से प्लानिंग कर रहे। अरे, मैंने इतना बड़ा आलीशान मकान बनाया, बेटे को अपनी खुद की शोरूम बनाकर दे दिया, इतनी जगह जमीन प्रॉपर्टी, तो क्या मैं वृद्धा आश्रम जाने के लिए कोई गरीब हूँ? क्या मेरा मेरे घर में गुजारा नहीं हो रहा? लेकिन जब मेरे बेटे और बहू ने ये इरादा बना ही लिया है, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो अब मैं भी इनके साथ एक दिन नहीं रहूंगा और इन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। यह सोचकर महेश जी जल्दी से एक बैग निकाले और उसमें अपने कपड़े, अपना पासबुक, चेकबुक और अपने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर रख लिए। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही महेश जी विशाल के ऑफिस जाने से पहले अपना बैग लेकर बाहर आ गए और कहने लगे, बेटा, जो तुमने सोचा है उसमें देर क्यों कर रहे हो? लो, मैंने बैग तैयार कर लिया है, छोड़ दो मुझे वृद्धा आश्रम। तो विशाल ने कहा, अरे पिताजी, इतनी भी जल्दी क्या है? वो तो हम आपसे बात करने ही वाले थे, लेकिन आप चाहे तो 1-2 दिन और इस घर में रुक सकते हैं। तो महेश जी ने कहा, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी मत करो, मेरे ही घर में मुझे कह रहे हो कि 1-2 दिन रुक सकते हो,
जब मुझे 1-2 दिन का ही मेहमान बन के रहना है, तो इससे पहले मैं आज ही क्यों ना चला जाऊँ? तो विशाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, तो पत्नी सातिर भरी एक मुस्कान अपने पति को देखकर मुस्काई। फिर विशाल अपने पिताजी को लेकर पहले वृद्धा आश्रम पहुंच गया। जब महेश जी वृद्धा आश्रम में खड़े थे, तो उन्होंने देखा शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बहुत बड़ा सा वृद्धा आश्रम बना हुआ है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अभी अभी वृद्धा आश्रम शुरू हुआ है और वहां पे ज्यादा वृद्ध लोग भी नहीं थे। अमीर घर के लोग ही थे। महिला पुरुष कुछ मिलाकर 25 लोग वहां अभी तक थे। महेश जी अपने हमउम्र दोस्तों को देखकर एक प्यार भरी मुस्कान मुस्काते हुए आगे जा रहे थे, तो वहां पर पहुंचे हुए पहले से वृद्ध लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि हम सब अपना घर अपना प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ दुखी से बैठे हुए हैं और यह इंसान कैसे है जो वृद्धा आश्रम में आकर इतना मुस्कुरा रहा है। फिर कुछ लोग वहां पर गए और पूछे, अरे भाई साहब, आप लग तो किसी बड़े घर से रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा कि आप इस वृद्धा आश्रम में आकर दुखी हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? तो महेश जी ने कहा, अरे जब किस्मत ने यहाँ तक ला ही दिया है, तो फिर मन उदास करने से क्या फायदा। फिर महेश जी उन सबके साथ बैठे और कुछ उनकी आप बीती सुनने लगे और कुछ अपनी बताने लगे। दूसरे दिन उनके वृद्धा आश्रम में सुबह की पूजा पाठ होने के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण किए और जब अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे, तो महेश जी ने उन सबको रोक कर पंडित जी के हाथ से माइक लेकर सब लोगों को कुछ बातें बोलने लगे। उन लोगों से स्पीकर में बोला, मेरे वृद्धा आश्रम के प्यारे साथियों, इतना तो मैं जानता हूँ कि इस वृद्धा आश्रम में आप अपनी मर्जी और खुशी से नहीं आए हैं। किसी ने आपको यहाँ छोड़ दिया है और यहाँ रहने के लिए मजबूर किया है। उसमें से एक मैं भी हूँ। और अभी तक हमारे इस वृद्धा आश्रम में जितने भी मित्र हैं, सबका कहना यही है कि हमने अपनी कमाई को दिन दूनी रात चौगुनी कर कर एक से बढ़कर एक बिजनेस और प्रॉपर्टी छोड़कर आया हूँ। उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी अपने बेटे के लिए एक शोरूम, बहुत बड़ा मकान और कई बीघा जमीन छोड़कर आया हूँ। तो दोस्तों, क्या हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है? क्या हमने अपने जीवन की सारी लालसाओं को मारकर एक एक पैसे जोड़कर जो ये तैयार किया, तो क्या उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है? तो वहां पर रह रहे वृद्ध लोगों ने कहा, अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। तो फिर महेश जी ने कहा, फिर हमें इस तरह से हमारे ही संपत्ति से निकाल कर क्यों फेंक दिया गया। तो सभी वृद्ध आश्रम के लोग मायूस हो गए। आखिर वह क्या जवाब देते। तो महेश जी ने कहा, मायूस होने का समय नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और अपने बेटे और बहुओं को सबक सिखाएंगे। तो फिर उनमें से एक दो वृद्ध लोगों ने कहा कि महेश जी, आप करना क्या चाहते हैं? तो महेश जी ने कहा, हम यही चाहते हैं कि जो संपत्ति हम अपने बहू और बेटों के लिए छोड़कर आए हैं, उसी संपत्ति को हम अच्छे कामों में लगाएंगे। हमने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर इतना तो तैयार कर दिया है कि वह खुद की कमाई पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए मेरा जो मकान है, तो मैं अपने मकान को वृद्धा आश्रम के रूप में बदल कर देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, यदि आप लोग कुछ देना चाहते हैं, तो हाथ ऊपर कीजिए और सहयोग कीजिए। मैं अपने बेटे के लिए अपनी शोरूम छोड़ दूंगा, उसके जीविका के लिए। लेकिन बेटे के किए हुए व्यवहार पर मैं अब मकान उसे नहीं दूंगा। तो बहुत सारे मित्रों ने आगे बढ़कर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। महेश जी अपने वकील को बुलाकर
विशाल को घर खाली करने के लिए नोटिस भिजवा दिया। जब विशाल को नोटिस मिला तो वह गुस्से से दिल खिलाता हुआ वृद्धा आश्रम पहुंच गया और कहा, पिताजी, आपने 2 महीने पहले ही वसीयत में मेरा नाम लिखवाया और आज आप उस वसीयत को बदल कर मुझे मकान खाली करने को कैसे कह सकते हैं? यह क्या नाटक है? आपको हमने इस वृद्धा आश्रम में छोड़कर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? यहाँ सारी सुविधाएं तो हैं, फिर आप क्यों चैन से नहीं जीते और न ही हमें जीने देते? तो महेश जी ने कहा, हमने तुम्हें जो वसीयतनामा बनाकर दिया था वह वसीयतनामा अब मैंने चेंज करवा दिया है और अपना मकान वापस से ले लिया है। तुम वह मकान खाली कर दो। विशाल को मजबूरन अपने पिताजी का मकान खाली करना पड़ा। महेश जी अपने उस मकान की जगह एक वृद्धा आश्रम बनवा दिए। महेश जी के इस हौसले को देखकर और भी उनके बहुत सारे मित्रों ने अपने घर और जमीनों में से हिस्सा लेकर उस वृद्धा आश्रम में लगवा दिए। महेश जी ने अपने वृद्धा आश्रम में गरीब अमीर सभी कास्टों के वृद्धों के लिए समान नियम और समान सुविधाएं रखा। जाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं उनके वृद्धा आश्रम में। महेश जी के इस आश्रम को बहुत सारी दानी धर्मी लोग जो दान और धर्म के नाम पर सहयोग किया करते थे, तो महेश जी के आश्रम को भी कई जगह से सहयोग मिला। महेश जी अपने आश्रम में सारी सुविधाएं करवा लिए थे। महेश जी को अपने पोते बबलू की याद आ रही थी, इसीलिए वह अपने दोस्तों से बात किए और अपने पोते से मिलने उसके हॉस्टल में गए। अपने दादाजी को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, दादाजी, मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। तो महेश जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और मैं हमेशा ही आता रहूंगा। बबलू ने कहा, दादाजी, मुझे यहाँ से ले चलो। महेश जी ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ उस घर में नहीं रहता। अब मैं अलग रहता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द यहाँ से ले चलूंगा। देखो, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तुम्हारे दोस्त भी तो यहाँ बहुत सारे हैं और जैसे ही तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो फिर हम दोनों ही एक अलग से मकान में रहेंगे। अपने दादाजी के साथ रहने की खुशी में बबलू अब पढ़ाई में मन लगाकर वहां रहने लगा था। वह इसी उम्मीद से कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और फिर अपने दादाजी के साथ में रहूंगा। आज विशाल और सीमा एक किराए के मकान में रह रहे थे। अपने किए हुए पर उन्हें पछतावा हो रहा था। आखिर हम अपने पिताजी के इतने बड़े बंगले में रह रहे थे तो एक किनारे उन्हें ही पड़े रहने देते। हमारा ही दिमाग खराब था जो उन्हें हम वृद्धा आश्रम भेजने चले। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दर्शकों, जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।